नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से राजू सर के नाम से इस यूट्यूब चैनल के अंदर एमसीक्यू वीडियो की इस कड़ी के अंदर एक और नया एमसीक्यू वीडियो हम लेके आए हैं। एम्स, नॉर्सेट, ईएसआईसी, पीजीआई चंडीगढ़, सीआरपीएफ, एमपीसीएचओ, हरियाणा स्टाफ नर्स, उत्तराखंड स्टाफ नर्स के पॉइंट ऑफ व्यू में कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ ट्रिकी, कुछ कंसेप्चुअल एमसीक्यू जिनको सॉल्व करने वाले हैं विद रैशनली। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आप सभी लोगों का दिल से शुक्रिया कि 23,000 की हमारी फैमिली बन चुकी है। 23,000 सब्सक्रिप्शन इस चैनल को देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन एमसीक्यू सेशन की। आज के इस एमसीक्यू के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं विद रैशनली कुछ इंपॉर्टेंट, ट्रिकी और कंसेप्चुअल एमसीक्यू। तो आप लोगों से गुजारिश है, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, 3 चीजें जरूर कर दीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। ए क्लाइंट विद एंड स्टेज सिरोसिस कैन समटाइम डेवलप मेंटल कंफ्यूजन और मेंटल चेंजेस। व्हाट इज द मोस्ट लाइकली कॉज। क्वेश्चन है, आपको क्या पूछा है कि एक मरीज है जो कि एंड स्टेज सिरोसिस के ऊपर है। कहां पे मरीज? एंड स्टेज सिरोसिस पे। और कभी कभी समटाइम उस मरीज को क्या डेवलप हो रहा है? मेंटल चेंजेस डेवलप हो रहा है, मेंटल कंफ्यूजन हो रहा है, मेंटल अल्टरेशन हो रहा है। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द मोस्ट लाइकली कारण, सबसे इंपॉर्टेंट कारण क्या है मेंटल कंफ्यूजन का, मेंटल चेंजेस का। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है एलिवेटेड ब्लड अमोनिया, ब्लड में अमोनिया का लेवल बढ़ने की वजह से। दूसरा ऑप्शन कह रहा है डिक्रीज सीरम प्रोटीन, सीरम में प्रोटीन का लेवल कम होने की वजह से। तीसरा है ल्यूकोसाइटोसिस, ल्यूकोसाइटोसिस डब्ल्यूबीसी के नंबर ज्यादा होने की वजह से। और लास्ट है हाइपरग्लाइसीमिया। 4 ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं, फटाफट से जवाब लिखिएगा। मरीज को क्या हो रहा है? सिरोसिस हो रहा है और सिरोसिस की स्टेज, एंड स्टेज पे है पेशेंट और उसको मेंटल चेंजेस हो रहा है। तो मेंटल चेंजेस होने का रीजन क्या है? बहुत बढ़िया, कुछ लोगों ने जवाब देने की कोशिश की है। सिंपल सा कंसेप्ट है, देखिएगा। सिरोसिस ऑफ लीवर के अंदर लीवर जो है उसका फंक्शन जो है, लीवर का जो फंक्शन है वो अल्टर्ड हो जाता है। लीवर का फंक्शन जो है वो क्या हो जाता है? अल्टर्ड हो जाता है। अब जब लीवर का फंक्शन अल्टर्ड होता है तो हम बाहर से जो भी प्रोटीन इंटेक करते हैं, प्रोटीन, उस प्रोटीन को अपनी जो इंटेस्टाइन होती है, अपनी जो इंटेस्टाइन होती है वो प्रोटीन को कन्वर्ट करती है अमोनिया के अंदर। आप बाहर से जो भी प्रोटीन लेते हैं उस प्रोटीन को आपकी इंटेस्टाइन जो है वो किस में कन्वर्ट करती है? अमोनिया के अंदर। ये अमोनिया इंटेस्टाइन में, प्रोटीन अमोनिया में कन्वर्ट हो गई। ये अमोनिया ब्लड के थ्रू जाती है लीवर तक। कहां जाती है? लीवर तक। और लीवर इस अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है, यूरिया साइकिल के थ्रू। किसके थ्रू? यूरिया साइकिल। और ये यूरिया साइकिल किस में चलता है? लीवर के अंदर। तो आपने जो प्रोटीन लिया वो प्रोटीन इंटेस्टाइन के द्वारा कन्वर्ट होता है अमोनिया के अंदर, NH3, और ये अमोनिया यूरिया के अंदर कन्वर्ट की जाती है यूरिया साइकिल के थ्रू। और यूरिया साइकिल चलता है लीवर के अंदर, जो कि एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन है बॉडी का। अब अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है यूरिया साइकिल, जो कि लीवर में चलता है। इस मरीज में जिसमें लीवर का फंक्शन अल्टर्ड हुआ है, लीवर सिरोसिस हुआ है, इसमें यूरिया साइकिल नहीं चलेगा क्योंकि लीवर काम नहीं कर रहा है। तो आपकी जो अमोनिया है वो यूरिया में कन्वर्ट ही नहीं होगी। जब अमोनिया यूरिया में कन्वर्ट नहीं होगी तो ब्लड में यूरिया का लेवल, ब्लड में यूरिया का लेवल नहीं बढ़ के क्या, किसका लेवल बढ़ जाएगा? अमोनिया का लेवल बढ़ जाएगा। किसका लेवल बढ़ जाएगा? अमोनिया। और जब अमोनिया ब्लड में बढ़ती है तो ये ब्रेन को जाके अफेक्ट करती है और मरीज जो है उसके अंदर, ब्रेन के अंदर चेंजेस आने शुरू होते हैं, उसका कॉन्शियसनेस गड़बड़ाने लगता है, मेंटल चेंजेस देखने को मिलता है, मेंटल अल्टरेशन देखने को मिलता है। कंसेप्ट बहुत सिंपल है। तो यहाँ पे आपका मरीज सिरोसिस का है और आपको पूछा उसमें जो मेंटल चेंजेस हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है। तो किसकी वजह से हो सकता है? किसकी वजह से हो सकता है? बहुत बढ़िया, अमोनिया की वजह से। किसकी वजह से? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो आप लोगों ने दिया है, कुछ लोगों ने बिल्कुल सही, ए, एलिवेटेड ब्लड अमोनिया लेवल। जब ब्लड में अमोनिया का लेवल बढ़ेगा तो ये मेंटल चेंजेस होंगे और ये मेंटल चेंजेस अल्टरेशन देखने को मिलेगा ड्यू टू द अमोनियल टॉक्सिसिटी। ऑप्शन बी में लिखा हुआ डिक्रीज सीरम प्रोटीन। तो सीरम में प्रोटीन का लेवल कम नहीं होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि प्रोटीन जो है वो यहाँ पे बढ़ रही है, प्रोटीन जो है वो गड़बड़ हो रही है। तो ये तो खोटा जवाब हो गया। WBC और ग्लूकोज का संबंध यहाँ पे नहीं रहेगा। हाइपरग्लाइसीमिया या ल्यूकोसाइटोसिस नहीं हो सकता। कौन बढ़ेगा? अमोनिया। ना तो WBC बढ़ेगा
न ग्लूकोज बढ़ेगा और न ही आपका प्रोटीन कम होगा। यहाँ पे जो बढ़ने वाला प्रोडक्ट है वो है अमोनिया। और ब्लड में अमोनिया का लेवल क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि अमोनिया यूरिया में कन्वर्ट नहीं हो रही है, लीवर काम नहीं कर रहा है, यूरिया साइकिल नहीं चल रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा। द नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट आफ्टर ए लीवर बायोप्सी। एक मरीज की लीवर बायोप्सी के बाद में नर्स केयर दे रही है। लीवर बायोप्सी की एक मरीज की। द नर्स शुड केयरफुली मॉनिटर द क्लाइंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। नर्स केयरफुली मॉनिटर कर रही है एक मरीज के अंदर डेवलप होने में। क्या चीज डेवलप हुई मरीज के अंदर? मरीज किसका है? लीवर बायोप्सी का। आपने उसकी की क्या की? लीवर बायोप्सी। और पोस्ट लीवर बायोप्सी क्या चीज मरीज में डेवलप हो सकती है? लीवर बायोप्सी के बाद में मरीज में क्या चीज डेवलप हो सकती है? पहला है रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस, दूसरा है मेटाबॉलिक एसिडोसिस, तीसरा है न्यूमोथोरैक्स और चौथा है कार्डियक टेम्पोनेंट। 4 ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं। लीवर बायोप्सी किसी मरीज का किया है, लीवर बायोप्सी के बाद में उस मरीज के अंदर क्या चीज केयरफुली मॉनिटर करोगे, क्या प्रॉब्लम उस मरीज को हो सकती है? तो देखिएगा, लीवर जो है वो एक ऑर्गन है जो राइट हाइपोकॉन्ड्रियम के अंदर पाया जाता है ना। राइट साइड के हाइपोकॉन्ड्रिक एरिया के अंदर जो है लीवर जो है वो वहां पे प्रेजेंट होता है। इस लीवर की को जब हम पंचर करते हैं, राइट साइड में लीवर की जब बायोप्सी लेते हैं, तो इस लीवर के जस्ट ऊपर डायफ्राम और वहां पे लंग्स पाया जाता है, थोरेसिक कैविटी होती है। तो जब भी आप लीवर को पंचर करते हैं तो संभावना होती है कि वो पंचर किसको चला जाए? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, क्या बात है भाई, क्या बात है। इस बार बिल्कुल सही ट्रैक पे आप लोग। और आपने जवाब दिया कि साहब लंग्स पंचर हो सकता है, जो आपकी आत्मा की आवाज मैंने सुनी है, और बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, आपके ज्ञान में कहीं कमी नहीं है। लंग्स पंचर हो सकता है, और लंग्स के पंचर होने पे क्या डेवलप होता है? न्यूमोथोरैक्स। न्यूमो वर्ड फॉर एयर एंड थोरैक्स वर्ड फॉर थोरेसिक कैविटी। तो जब लंग्स पंचर हो जाएगा तो थोरेसिक कैविटी में एयर बढ़ जाएगी, ये न्यूमोथोरैक्स कहलाता है। प्लूरल स्पेस में एयर बढ़ जाएगी, ये न्यूमोथोरैक्स कहलाता है। तो यहाँ पे न्यूमोथोरैक्स होने की संभावना होती है, कॉमन कॉम्प्लिकेशन है। तो लीवर बायोप्सी के बाद में पहला कॉम्प्लिकेशन तो क्या हो सकता है, जो अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया, न्यूमोथोरैक्स। क्या हो सकता है? न्यूमोथोरैक्स। और दूसरा कॉम्प्लिकेशन यहाँ पे क्या डेवलप होता है? वो हो सकता है हेमरेज। क्या हो सकता है? हेमरेज। तो एक हो सकता है न्यूमोथोरैक्स और दूसरा क्या हो सकता है? हेमरेज। हेमरेज जो ऑप्शन में नहीं है, पर न्यूमोथोरैक्स यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में, तो सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस और कार्डियक टेम्पोनेंट का संबंध लीवर बायोप्सी से नहीं है, या लीवर बायोप्सी के पोस्ट प्रोसीजर कंडीशन के अंदर ये कॉम्प्लिकेशन डेवलप नहीं होते हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं। नेक्स्ट देखिएगा। द लाइसेंस प्रैक्टिशनर नर्स इज असिस्टिंग ए क्लाइंट इमीडिएटली आफ्टर पैरासेंटेसिस। एक मरीज में पैरासेंटेसिस किया है, और पैरासेंटेसिस के इमीडिएटली बाद में आप मरीज को असिस्ट कर रहे हो एज ए नर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन इज द प्रायोरिटी? कौन सा प्रायोरिटी एक्शन रहेगा आपका? मरीज का आपने क्या किया? पैरासेंटेसिस प्रोसीजर किया, और उसके बाद में पेशेंट को आप असिस्ट कर रहे हो, तो कौन सी चीज आपकी प्रायोरिटी पे रहेगी? पहला है ऑब्टेन वाइटल साइन, दूसरा है पोजिशनिंग द क्लाइंट फॉर कंफर्ट, तीसरा है डिटेल्ड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द प्रोसीजर, लास्ट है रिपोर्टिंग द अमाउंट रिमूव टू द क्लाइंट। 4 ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं। प्रोसीजर है पैरासेंटेसिस। पैरासेंटेसिस में क्या किया जाता है? जिस मरीज को एसाइटिस हो जाता है, एसाइटिस वर्ड का मतलब होता है एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द पेरिटोनियल कैविटी। तो वहां पे जब फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है, एसाइटिस हो जाता है, तो उस एसाइटिस वाले फ्लूइड को ड्रॉन करने के लिए निकालने का जो प्रोसीजर होता है उसको पैरासेंटेसिस के नाम से जाना जाता है। एब्डोमिनल कैविटी में जब फ्लूइड भर जाता है, ज्यादातर ये लीवर फेलियर वाले, सिरोसिस वाले, एल्कोहलिक लिवर डिजीज वाले मरीजों में होता है, तो जब उसमें फ्लूइड भर जाता है तो उस फ्लूइड को बाहर निकालने का जो प्रोसीजर होता है वो पैरासेंटेसिस होता है। अगर आप एसाइटिस वाले फ्लूइड को बाहर नहीं निकालते हैं तो फ्लूइड जो होता है वो एब्डोमेन डिस्टेंशन करता है, जिससे डायफ्राम कंप्रेस होता है और मरीज को सांस में दिक्कत होती है। तो इस मरीज में सांस में दिक्कत कम करने के लिए, मरीज की मदद करने के लिए इस फ्लूइड को हम बाहर निकालते हैं, और फ्लूइड को निकालने का जो प्रोसीजर है वो पैरासेंटेसिस कहलाता है। पैरासेंटेसिस जिस भी मरीज का करते हैं तो उसके बाद में इमीडिएटली आफ्टर पैरासेंटेसिस जो इंपॉर्टेंट एक्शन नर्स का है वो क्या रहेगा, ये क्वेश्चन है पूछा है। फर्स्ट है ऑब्टेन वाइटल साइन, दूसरा पोजीशन द क्लाइंट फॉर कंफर्ट, तीसरा डिटेल्ड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द प्रोसीजर, और लास्ट है रिपोर्टिंग द अमाउंट रिमूव टू द क्लाइंट। बहुत बढ़िया, कुछ लोगों ने जवाब देने की कोशिश की है। समझिएगा, जब आप पैरासेंटेसिस का प्रोसीजर करते हैं
तो पोस्ट प्रोसीजर मरीज कभी कभी शॉक में चला जाता है, हाइपोवोल्यूमिक कंडीशन हो जाती है, क्योंकि बॉडी जो एसाइटिस वाला जो फ्लूइड है वो ब्लड में से ही फ्लूइड बना है, वहां पे एक्यूमुलेट हुआ है और उसको आपने निकाल दिया, तो सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर वॉल्यूम डिप्लेशन हो जाता है। सिस्टमिक सर्कुलेशन में क्या हो गया, वॉल्यूम जो है वो क्या हो जाता है, डिप्लेशन हो जाता है। सिस्टमिक सर्कुलेशन में वॉल्यूम की कमी हो जाती है, तो उस वॉल्यूम की कमी की वजह से मरीज के वाइटल चेंजेस देखने को मिलते हैं। बहुत बढ़िया, कुछ लोगों ने जवाब दिया है। सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी सी रहेगी कि हम मरीज के क्या ऑब्टेन करें, वाइटल। असेसमेंट इज ऑलवेज द प्रायोरिटी, और आपने असेसमेंट में क्या किया, आपने वाइटल्स चेक किए, क्योंकि वही सबसे ज्यादा हमें इंडिकेट करेंगे कि मरीज में फ्लूइड वॉल्यूम की डेफिशिएंसी तो नहीं हुई है। तो हमें सबसे पहली प्रायोरिटी के ऊपर क्या रखना है, वाइटल रखना है। पोजिशनिंग और डिटेल डॉक्यूमेंटेशन और रिपोर्टिंग खोटे जवाब है, बी सी और डी, ये तीनों ही खोटे जवाब है, क्योंकि कभी भी प्रायोरिटी एक्शन नहीं होता है। जस्ट आफ्टर प्रोसीजर वी हैव टू असेस वाइटल साइड, क्योंकि वाइटल में चेंजेस कॉमनली वहां पे देखने को मिलेंगे। समझ पा रहे हो चीजों को, कंसेप्ट को पकड़ पा रहे हो कि नहीं पकड़ पा रहे हो? और अगर आपको कंसेप्ट लगाने में प्रॉब्लम हो रही तो लाइक बटन को प्रेस करें, क्योंकि बिना लाइक बटन प्रेस किए हुए दिमाग की बत्ती चलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। और लाइक बटन को प्रेस करते ही ऊपर वाले के घर से एक बटन चालू होता है, आपकी दिमाग की बत्ती जलाता है, मन से मन मिलता है और डेफिनेटली आप चीजें निकलने लगती है आपके दिमाग से। तो प्रेस द लाइक बटन, सब्सक्राइब करना ना भूले इस चैनल को, क्योंकि एक बेहतरीन एमसीक्यू सेशन हर रोज सुबह 9:30 बजे और रात को 9:30 बजे हम यहाँ पे लेके आते हैं। दोनों ही टाइम आप जुड़े इस चैनल से और एमसीक्यू सेशन का फायदा उठाए। फ्री प्रैक्टिस एमसीक्यू सेशन यहाँ पे हमेशा आपको मिलती है। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, और एक बार अपने मन से बोले आई एम दी बेस्ट। क्या बोलेंगे? आई एम दी बेस्ट। अपने आप को मजबूत, अपने आप को टिकाऊ, अपने आप को इस तरीके का बनाओ कि दुनिया आपको हिला ना सके, क्योंकि आप वो सब कर सकते हो जो आप सोच सकते हो। आपकी सोच से ऊपर दुनिया की कोई भी लिमिटेशन नहीं है। अपनी सोच को अनलिमिटेड बनाइए और वो सब कुछ कर दिखाइए जो आप करना चाहते हैं कभी अपनी जिंदगी के अंदर। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा। एक क्लाइंट हैज रिसीव प्लेटलेट इन्फ्यूजन। एक मरीज है जिसको किसका इन्फ्यूजन मिल रहा है? प्लेटलेट का इन्फ्यूजन मिल रहा है। प्लेटलेट क्या है? प्लेटलेट एक ब्लड सेल है। 3 तरह की ब्लड सेल होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। तो प्लेटलेट एक ब्लड सेल है, इसको हम थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको? थ्रोम्बोसाइट्स। और इसको थ्रोम्बोसाइट्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये थ्रोम्बस बनाने वाली सेल है। थ्रोम्बस और साइट वर्ड फॉर सेल, वो सेल जो क्या बनाती है? थ्रोम्बस बनाती है या थ्रोम्बस बनाने में मदद करती है, उस सेल को प्लेटलेट या थ्रोम्बोसाइट सेल के नाम से जानते हैं। अपने ब्लड में पड़ी हुई लाखों की संख्या में एक सेल जो थ्रोम्बस क्लॉट बनाने में, थ्रोम्बस बनाने में मदद करती है, वो प्लेटलेट कहलाती है। Which finding would indicate the most therapeutic effect from the transfusion? अगर किसी मरीज को थ्रोम्बस बनाने वाली सेल आपने दी तो इसको देने से मरीज में क्या थेराप्यूटिक इफेक्ट आएगा? थेराप्यूटिक इफेक्ट का मतलब होता है कि प्लेटलेट का क्या असर, क्या इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म, प्लेटलेट का क्या इंपॉर्टेंट असर मरीज की बॉडी के ऊपर पड़ेगा, थ्रोम्बस बनाने वाली सेल का क्या इफेक्ट पड़ेगा, थेराप्यूटिक इफेक्ट पूछा है। फर्स्ट है उसका हीमोग्लोबिन लेवल इंक्रीज हो जाएगा 8.5 से 8.9 से 10.6। तो प्लेटलेट कभी भी हीमोग्लोबिन के लेवल को नहीं बढ़ाता है। इसको बढ़ाने वाली सेल कौन सी होती है? रेड ब्लड सेल, पैक सेल वॉल्यूम, पीसीवी। 1 यूनिट आरबीसी देंगे तब हीमोग्लोबिन का लेवल बढ़ेगा। तो ये तो खोटा जवाब हो गया। बी ऑप्शन कह रहा है कि टेम्परेचर रीडिंग जो है वो 99.4 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाती है। तो ये भी खोटा जवाब है, क्योंकि ये सेल टेम्परेचर की रीडिंग को बढ़ाने के लिए नहीं दिया जाता है। तीसरा है डब्ल्यूबीसी काउंट जो है वो 11,000 हो जाएंगे। तो प्लेटलेट का संबंध डब्ल्यूबीसी काउंट से भी नहीं है। तो ना तो इसका आरबीसी से है, ना इसका संबंध टेम्परेचर से है, ना इसका संबंध डब्ल्यूबीसी से है। तो ए, बी और सी तीनों ही खोटा है, ऐसा आप लोग कह रहे हैं। और आप बिल्कुल सही ट्रैक के ऊपर है, क्योंकि आपका जो दिमाग है वो लाइक बटन को प्रेस करते ही काम करने लग गया। और डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि डिक्रीज करेगा ऊजिंग ऑफ ब्लड फ्रॉम आईवी साइट। ऊजिंग का मतलब होता है फंवारे की तरह ब्लड का बाहर निकलना। आपने कहीं भी यहाँ पे पंचर किया और वहां से ब्लड एकदम जो है स्फूर्ति से, तेजी से, रिस के लगातार बाहर आ रहा है, इसको ऊजिंग कहते हैं। जिस मरीज को प्लेटलेट की कमी होती है, जिस मरीज में थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है, प्लेटलेट की कमी को क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। प्लेटलेट की कमी को बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया वाले मरीज में ऊजिंग होने की संभावना होती है। और जब आपने प्लेटलेट दे दिए तो प्लेटलेट की वजह से थक्का जल्दी बन जाएगा और थ्रोम्बस बन जाएगा, तो मरीज को ऊजिंग नहीं होगी, ऊजिंग डिक्रीज हो जाएगी।
तो ऊजिंग डिक्रीज करेगा ये आईवी साइड से, तो ये प्लेटलेट का थेराप्यूटिक इफेक्ट है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे डी है। और ऊजिंग डिक्रीज क्यों हो रही है? क्योंकि मरीज के ब्लड का थक्का थ्रोम्बस बनने लग गया, क्योंकि आपने जो सेल दी थी वो थ्रोम्बोसाइट सेल है, प्लेटलेट उसका नाम है। समझ पा रहे हो चीजों को? बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। कंसेप्चुअल स्टडी पे जोर दीजिएगा, कंसेप्ट लगातार बनाते रहिएगा। जब तक कंसेप्ट नहीं बनेंगे तब तक पार नहीं पड़ेगा। और ये कंसेप्ट कहां बन रहे हैं? एकमात्र चैनल के ऊपर, जहां पे आपको आना है। और 2 टाइम क्लास होती है, सुबह 9:30 बजे, रात को 9:30 बजे। लाइक बटन को प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को दबा दीजिए, ताकि आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं हो क्लास को अटेंड करने के अंदर। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा। एक क्लाइंट इज एडमिटेड विद पार्किंसंस डिजीज, एक मरीज है जो पार्किंसंस बीमारी के साथ में भर्ती हुआ है। द क्लाइंट हैज बीन टेकिंग कार्बिडोपा एंड लीवोडोपा, 2 दवाई ले रहा है जो पार्किंसंस की ड्रग ऑफ चॉइस होती है। लीवोडोपा और कार्बिडोपा दोनों ही ड्रग ऑफ चॉइस है किस बीमारी के अंदर? पार्किंसंस वाली बीमारी के अंदर। 1 साल से मरीज ये दवाई ले रहा है। विच क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन वुड बी मोस्ट इंपोर्टेंट टू रिपोर्ट, मरीज जब लीवोडोपा और कार्बिडोपा ले रहा है तो मरीज ऐसे क्या क्लिनिकल साइन शो करेगा जो तुरंत रिपोर्ट करना होता है। कोई भी ड्रग अगर कोई मरीज ले रहा है और उसके क्लिनिकल साइन से जब आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या क्लिनिकल साइन होंगे जिनको आप रिपोर्ट करोगे, इसका मतलब उस ड्रग की टॉक्सिसिटी के बारे में पूछा जा रहा है। उस ड्रग का बॉडी के ऊपर जब टॉक्सिक इफेक्ट होता है तो वो प्रॉब्लमेटिक इशू है, उसको रिपोर्ट करना होता है। थेराप्यूटिक इफेक्ट को रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि वो तो नॉर्मल है, लेकिन टॉक्सिक इफेक्ट जो होता है वो कभी भी नॉर्मल नहीं होता है, क्या होता है? अबनॉर्मल। और अबनॉर्मल चीज हमेशा आपको रिपोर्ट करनी होती है। तो क्वेश्चन आपको कह रहा है कि मरीज को पार्किंसंस बीमारी है। पार्किंसंस वो बीमारी होती है जिसमें बॉडी के अंदर डोपामिन नाम का जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसकी कमी हो जाती है। डिक्रीज लेवल ऑफ डोपामिन न्यूरोट्रांसमीटर पार्किंसंस बीमारी का कारण होता है। और इस पार्किंसंस बीमारी वाले मरीज के अंदर ये ज्यादातर 60 ईयर की एज के बाद में होती है। मोस्ट कॉमन एज 60 साल के बाद की होती है। या कोई मरीज जो एंटी साइकोटिक ड्रग लेता है उस मरीज के अंदर डोपामिन का लेवल कम हो जाता है। अब डोपामिन का लेवल कम होता है तो इस मरीज में 3 क्लासिकल पार्किंसंस के साइन आते हैं कि इसके अंदर एक तो बॉडी में ट्रेमर्स देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलता है? ट्रेमर्स। इसके अलावा इसकी बॉडी में रिजिडिटी होती है। क्या होती है? रिजिडिटी। और इसके अलावा इस मरीज को ब्रेडिकाइनेशिया देखने को मिलता है। 3 सिम्टम होते हैं पार्किंसंस के, उसमें ट्रेमर्स होएगा, उसमें रिजिडिटी होएगी, उसमें ब्रेडिकाइनेशिया देखने को मिलेगा। तो ये 3 सिम्टम पार्किंसंस डिजीज वाले मरीज में डेवलप हो जाते हैं। और पार्किंसंस बीमारी उनको होती है जिसकी उम्र 60 साल के ज्यादा होती है, जो एंटीसाइकोटिक ड्रग मरीज ले रहा है। अब उस मरीज को जब ये बीमारी हो गई, डोपामिन का लेवल बॉडी में कम हो गया, तो आपको करना क्या पड़ेगा? इस डोपामिन को रिप्लेस करना पड़ेगा, ब्लड में डोपामिन का लेवल बढ़ाना पड़ेगा। डोपामिन को रिप्लेस करने के लिए ड्रग दी जाती है कार्बिडोपा और लीवोडोपा। ये वो दवाई है जो ब्लड में डोपामिन का लेवल बढ़ाएगी। जब डोपामिन का लेवल बढ़ेगा तो इस बीमारी के सारे सिम्टम जो है वो रिवर्ट होने लग जाएंगे, मरीज ठीक होने लग जाएगा, क्योंकि डोपामिन का लेवल उसकी बॉडी में क्या होने लग गया? इंक्रीज होने लग गया इस दवाई को देते ही। पर जब डोपामिन का लेवल नॉर्मल से ज्यादा हो जाता है तो मरीज जो है उस डोपामिन वाली दवाई, इस लीवोडोपा और कार्बिडोपा जो दवाई है, इसका टॉक्सिक इफेक्ट शो करता है। और जब डोपामिन ज्यादा हो जाता है तो उसमें सिम्टम साइकोसिस के आने लग जाते हैं। कौन से सिम्टम आने लग जाते हैं? साइकोसिस के। तो इसके टॉक्सिक सिम्टम जो है वो साइकोसिस से रिलेटेड रहेंगे, टिक्स डेवलप होने लग जाती है वहां पे। तो यहाँ पे पूछा गया वो कौन से सिम्टम है? फर्स्ट है ड्राइनेस ऑफ द माउथ, दूसरा है स्पाज्मोटिक आई विनिंग, तीसरा है डार्क यूरिन और चौथा है डिजीनेस। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल बात है। तो अभी हमने बात की जो साइकोसिस का सिम्टम है वो इसमें एक ही है। देखो, ड्राइनेस ऑफ माउथ इज नॉट अ सिम्टम ऑफ साइकोसिस, और ये इस दवाई का कोई टॉक्सिक इफेक्ट नहीं है, नॉर्मल साइड इफेक्ट हो सकते हैं। डार्क यूरिन और डिजीनेस का संबंध भी क्लासिकली इसके टॉक्सिक साइन से नहीं है। तो ए, सी और डी तीनों तो खोटे जवाब हो गए। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा? बी, कि स्पाज्मोटिक आई रीडिंग, है ना? स्पाज्मोटिक आई के अंदर स्पाज्मोटिक रीडिंग मूवमेंट होते हैं, है ना, जिसको हम बोलते हैं कि बार बार आंख का पलक का झपकना, या चेहरे के अंदर फेशियल जो है वहां पे ग्रीमेसिंग देखने को मिलेगी, तरह तरह का मुंह मरीज बनाएगा। ये जो मूवमेंट है, जो एक्सप्रेशंस वाले मूवमेंट है, जो मस्कुलर मूवमेंट है, उसमें टिक डेवलप होने लग जाती है ना? अपने बिना कंट्रोल के मूवमेंट फेशियल एरिया में आई के अंदर ये होने लग जाते हैं। ये इंडिकेट करते हैं कि मरीज को उससे डोपामिन वाली दवाई जो है, लीवोडोपा कार्बिडोपा है, उसका टॉक्सिक इफेक्ट हो रहा है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा? बी। ऑप्शन ए, सी और डी तीनों ही खोटे जवाब है, और बी ऑप्शन में बिल्कुल सही बताया जा रहा है कि ये उसके टॉक्सिक इफेक्ट का साइन है।
तो आपको पार्किंसंस बीमारी, उसके क्लिनिकल साइन और उसकी ड्रग और ड्रग के साइड इफेक्ट, आई थिंक चारों चीजें यहाँ पे क्लियर हुई होगी। और अगर आपको लगता है कि ये कंसेप्चुअल स्टडी आपके लिए मददगार है तो जरूर आप लोग जो है ऑफलाइन स्टडी से भी जुड़ सकते हैं टीम नोवल के साथ। नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट जोधपुर के अंदर भगत की कोठी न्यू पाली रोड जोधपुर में अवेलेबल है। 2:30 बजे से ऑफलाइन क्लास रखती है, आप जुड़ सकते हैं। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द नर्स हु इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट विद ए कैंसर नोट्स ए WBC ऑफ 1000। आप एज ए नर्स केयर दे रहे हैं क्लाइंट को और उस क्लाइंट को क्या है, कैंसर है। क्या है, कैंसर है। और आपने नोट किया कि उसकी WBC काउंट, व्हाइट ब्लड सेल है, वो कितनी है, 1000 है। इसको न्यूट्रोपनिया के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको, न्यूट्रोपनिया। जब WBC काउंट जो है वो 1000 हो जाते हैं, इतने कम हो जाते हैं, ये कंडीशन कहलाती है न्यूट्रोपनिया, डिक्रीज नंबर ऑफ न्यूट्रोफिल और WBC, इसको न्यूट्रोपनिया कहते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कौन सा इंटरवेंशन विल बी मोस्ट एप्रोप्रिएट टू इंक्लूड व्हेन केयरिंग फॉर दिस क्लाइंट। इस मरीज को जब आप केयर दे रहे हैं तो सबसे मोस्ट एप्रोप्रिएट एक्शन कौन सा काम में लेंगे, मोस्ट एप्रोप्रिएट इंटरवेंशन कौन सा काम में लेंगे। मरीज को क्या प्रॉब्लम हुई है, कैंसर, और उससे WBC काउंट उसके कम हो गए हैं, तो क्या एप्रोप्रिएट एक्शन आप काम में लेंगे केयर देते समय। पहला है असेस करेंगे टेम्परेचर को हर 4 घंटे में, और उसको रिस्क है हाइपोथर्मिया की। मरीज को किसकी रिस्क है, हाइपोथर्मिया की, इसलिए 4-4 घंटे में उसका टेम्परेचर चेक करते रहना होता है। दूसरा है इंस्ट्रक्ट करेंगे मरीज को कि अवॉइड करें लार्ज क्राउड एंड पीपल हु आर सिक, कोई भी बहुत ज्यादा भीड़ और ऐसे लोगों को अवॉइड करें जो बीमार है, ये मरीज को अवॉइड करना है। तीसरा है इंस्ट्रक्ट करेंगे मरीज को कि सॉफ्ट टूथब्रश काम में लेवे। और चौथा है मरीज का असेस करेंगे हिमेचूरिया के लिए। 4 ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं, विच इज द करेक्ट वन। फटाफट से अपना जवाब लिखिएगा। और सही जवाब कौन दे पाएगा, वेरी गुड, जो लाइक बटन को प्रेस करेगा। लाइक बटन को प्रेस करते ही आपके अंदर एक अद्भुत शक्ति का संचार होता है, मन से मन का मिलाप होता है, कंसेप्ट जगता है और फिर आप सही जवाब दे पाते हैं। और जिन्होंने लाइक बटन को प्रेस नहीं किया, फर्स्ट प्रेस द लाइक बटन एंड देन ट्राई टू गिव द आंसर। आई श्योरली यू विल बी राइट, आप सही जवाब देंगे, ऐसा मुझे भरोसा है। तो एक बार बोल दीजिए, आई एम दी बेस्ट। क्या बोलेंगे, आई एम दी बेस्ट। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत अच्छे, क्या बात है भाई, क्या बात है। कुछ लोगों ने बिल्कुल सही पकड़े हैं। WBC काउंट कम है, न्यूट्रोपनिया है, मरीज किसकी रिस्क के ऊपर होता है, इन्फेक्शन। और जब मरीज इन्फेक्शन की रिस्क पे होता है तो हाइपोथर्मिया में तो सपने ही नहीं आते हैं उसको, क्योंकि इन्फेक्शन वाली कंडीशन में बॉडी में क्या होता है, हाइपरथर्मिया होता है, ना कि हाइपोथर्मिया। तो ये ए तो बिल्कुल खोटा जवाब है। ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, सॉफ्ट टूथब्रश और इमेचूरिया, उन मरीजों में असेस करते हैं जिसमें थ्रोम्बोसाइट्स है ना, जो प्लेटलेट होती है या थ्रोम्बोसाइट जो होती है, वो ब्लड में जो थक्का बनाने वाली सेल है, जो थ्रोम्बस बनाने वाली सेल है, उसके नंबर जब कम हो जाते हैं, प्लेटलेट के नंबर या थ्रोम्बोसाइट्स में बोल सकता हूं उसको, इस थ्रोम्बोसाइट्स के नंबर जब कम हो जाते हैं तब ये ब्लीडिंग, हिमेचूरिया, ये प्रॉब्लम हो सकती है, इंजुरी से ब्लीडिंग होने की संभावना है। तो ए, सी और डी तीनों ही खोटे जवाब है। करेक्ट आंसर यहाँ पे है बी, क्योंकि WBC काउंट जो कम होती है तो मरीज इन्फेक्शन की रिस्क पे है, और इन्फेक्शन की रिस्क वाला मरीज अगर किसी भीड़ भाड़ वाले एरिया में जाता है, क्राउड के अंदर जाता है, किन्हीं सिक लोगों के कांटेक्ट में आता है, तो वो भी बीमार हो जाएगा, क्योंकि उसकी बीमारी से या माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लड़ने वाली जो सेल है ब्लड की, वो कम हो चुकी है। वो जब कम है तो उसको इन्फेक्शन की सबसे ज्यादा रिस्क रहती है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे बी बनेगा। ए, सी और डी तीनों ही खोटे जवाब है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। मैक्सिमम लोगों ने बिल्कुल सही पकड़ा था कि WBC कम है, इन्फेक्शन हो सकता है, भीड़ में नहीं जाना है, 2 गज की दूरी रखनी है, मास्क जरूरी रखना है। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। ये इस मरीज के लिए बहुत सटीक इंटरवेंशन है, और ये अगर मरीज करेगा तो उसको इन्फेक्शन की रिस्क मिनिमाइज हो जाएगी। और अगर इस कंसेप्ट को आप ध्यान से सुनेंगे, चैनल को लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, तो आपका भविष्य एक सफल हाथों के अंदर चला जाएगा। और कहीं अगर कंसेप्ट की कमी लग रही है तो सीधा पहुंच जाइए नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट। MPCHO जो एक एग्जाम होने वाला है, उसका टेस्ट सीरीज नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट लेके आ रहा है अपने ऐप के ऊपर। नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट का ऐप जो है आपको इंस्टॉल करना है प्ले स्टोर से। आपको प्ले स्टोर पे जाना है, वहां से नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट नाम लिखना है, वहां पे एक लोगो के साथ में ऐप मिलेगा। उस ऐप को इंस्टॉल करके उस ऐप के अंदर आपको मिलेगी MPCHO की डेली टेस्ट सीरीज।
ये टेस्ट सीरीज बहुत जल्दी शुरू होने वाली है और रोज आपको एक टेस्ट वहां पे मिलेगा। टेस्ट को सोल्व करके आप इस एग्जाम की अप्रोच करवा सकते हैं। तो MPCHO दिल्ली टेस्ट सीरीज कमिंग सून, कहां पे? नोबल नर्सिंग इंस्टीट्यूट ऐप के ऊपर। तो करना क्या है, ऐप को इंस्टॉल करना है, सेटिंग में जाके रेटिंग दे देनी है और अपना रिव्यू लिखना बिल्कुल भी ना भूले। रिव्यू लिखना बिल्कुल ना भूले। जब आप नोबल नर्सिंग इंस्टीट्यूट टाइप करेंगे तो इस लोगो के साथ में 5 स्टार रेटिंग का एक ऐप आपको दिखेगा। उस ऐप को इंस्टॉल कर दीजिए और इस ऐप के संग नोबल नर्सिंग इंस्टीट्यूट से ऑनलाइन जुड़ जाइए स्टडी के लिए, क्योंकि ये ऐप अभी तो शुरुआत है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। इस ऐप के ऊपर वो सारा कंटेंट जो एक किसी भी नर्सिंग के एग्जाम में सफलता की गारंटी लेता है, उस तरीके का मजेदार, उस तरीके की कंसेप्चुअल स्मार्ट स्टडी इस ऐप के ऊपर डिलीवर की जाएगी। हर वो लेक्चर जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, हर वो टेस्ट, हर वो क्वेश्चन जो एग्जाम में आया है, आएगा या आने वाला होगा, उस सारे क्वेश्चन को हम हूबहू इस ऐप के ऊपर लाने की पूरी प्रयास करेंगे। तो बस करना क्या है, ऐप को इंस्टॉल करके जुड़ जाइए टीम नोबल के संग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ऑनलाइन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप अपना कंसेप्ट बनाना चाहते हैं, आप 6 महीने की, वी ऑल नो कि सितंबर में नॉर्थ सेट का पेपर है और हमें अगर अपना कंसेप्ट क्रिएट करना है, हमें उस तरह की स्मार्ट स्टडी करनी है कि साहब ये करते ही फिर बस है कि नहीं है कि एग्जाम में हम सफल हो जाए। तो करना क्या है, आपको ऑफलाइन क्लासरूम स्टडी से जुड़ जाना है टीम नोबल के संग। 2:30 बजे से लहरिया स्वीट होम के सामने, भगत की कोठी, न्यू पाली रोड, नोबल नर्सिंग इंस्टीट्यूट का एड्रेस है। डॉक्टर MD सर के द्वारा संचालित इस इंस्टीट्यूट की ऑफलाइन क्लासेज 2:30 बजे से लगती है, शाम को 2:30 से 6:30 बजे। तो जुड़ जाइए टीम नोबल के संग ऑफलाइन क्लासरूम स्टडी से और एक बेहतरीन भविष्य निर्माण की तरफ आगे बढ़ जाइए। तो इन इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण सूचना ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ने की और टेस्ट सीरीज की जरूर याद रखिएगा। इसके अलावा हर मंडे को ऑफलाइन टेस्ट जो होता है नोबल इंस्टीट्यूट का, वो बिल्कुल फ्री है। कोई भी इस टेस्ट को अटेंड कर देता है रजिस्ट्रेशन के बाद में। ये टेस्ट हर मंडे को फ्री टेस्ट होता है, उसको अटेंड करें और अपने स्कोर को आकलन करें। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा, टेस्ट ऑफलाइन ही अवेलेबल है। टेस्ट ऑफलाइन ही अवेलेबल है। आपको क्लासरूम में आना है, आपको बैठना है, आपको पूरा टेस्ट देना है और उसके बाद में पूरे टेस्ट को विद रैशनल सॉल्व करवाया जाएगा ताकि आपका भविष्य निर्माण हो सके। ये टेस्ट ऑफलाइन क्लासरूम में ही अवेलेबल है, तो आप वहां अप्रोच करें और इस टेस्ट को कैरीड आउट कराएं। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा, एक क्लाइंट हैज ए सब टोटल थायराइडेक्टमी। मरीज जो है उसमें क्या हुआ है, सब टोटल थायराइडेक्टमी किया गया। आपने क्या किया है, सब टोटल थायराइडेक्टमी। द नर्स इज ऑब्जर्व रिक्वेस्टिंग दैट द क्लाइंट स्टेट हर नेम फ्रीक्वेंटली। नर्स जो है वो बार बार मरीज से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अपने नाम को बार बार बोलो। द प्राइमरी रीजन फॉर दिस असेसमेंट इज टू मॉनिटर फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। ये नाम को बार बार बुलवा के आप क्या चीज मॉनिटर करना चाहते हो, क्या प्राइमरी असेसमेंट है, क्या प्राइमरी पर्पज है आपका। फर्स्ट ऑप्शन है लेरिंजियल नर्व डैमेज, सेकंड ऑप्शन है हेमरेज, थर्ड ऑप्शन है लोअर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, फोर्थ ऑप्शन है टिटेनी। 4 ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं और आप मरीज का सब टोटल थायराइडेक्टमी किया है, तो बार बार नाम क्यों बुलवाना चाहते हैं। तो देखिएगा, जिस मरीज का सब टोटल थायराइडेक्टमी होता है उस मरीज में बहुत ज्यादा संभावना होती है, बहुत बड़ी संभावना होती है कि थायराइड ग्लैंड जो होती है वो एग्जैक्टली लैरिंग्स के पास में होती है। कहाँ होती है, लैरिंग्स के पास में होती है। और इस मरीज में लैरिंग्स के डैमेज होने या लैरिंजियल नर्व के डैमेज होने की पूरी संभावना होती है। और अगर मरीज की लैरिंजियल डैमेज हो जाता है, लैरिंजियल नर्व डैमेज होती है, तो लैरिंग्स को हम बोलते हैं वॉइस बॉक्स। क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स। तो लैरिंजियल नर्व डैमेज हो जाएगी तो पेशेंट की वॉइस गायब हो जाएगी। तो वॉइस का पता कैसे लगाएंगे, है या गायब हो गई। आप बार बार मरीज को क्या करो, बार बार मरीज को बोलने के लिए बोलो, उसके नाम को फ्रीक्वेंटली दोहराने के लिए बोलो। अगर मरीज नाम को दोहरा पा रहा है, बोल पा रहा है, इसका मतलब लैरिंजियल नर्व डैमेज नहीं हुआ है। और अगर नहीं बोल पा रहा है, नहीं दोहरा पा रहा है, इसका मतलब लैरिंजियल नर्व डैमेज हो चुका है। तो प्रिवेंट लैरिंजियल नर्व डैमेज वी हैव टू असेस सच काइंड ऑफ असेसमेंट। यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। ये तीनों ही इस सर्जरी के बाद में हो सकते हैं, पर ये जो क्वेश्चन ने पूछा है वो इसका जवाब नहीं बन सकता। टिटेनी कई लोगों ने जवाब दिया है। टिटेनी हाइपोकैल्सीमिया की वजह से होता है। किसकी वजह से, हाइपोकैल्सीमिया। और हाइपोकैल्सीमिया का पता जो है वो बोलने से नहीं लगेगा। हाइपोकैल्सीमिया के लिए आपको ब्लड में कैल्शियम का लेवल चेक करना पड़ेगा। हाँ, थायराइडेक्टमी जब करते हैं तो पैराथायरॉइड हार्मोन जो है वो भी
बॉडी में कम हो जाता है और उसकी वजह से ब्लड में कैल्शियम की कमी हो जाती है, हाइपोकैल्सीमिया की कंडीशन डेवलप हो सकती है और उससे मरीज को टिटनी वहां पे डेवलप हो सकती है। जब आप थायराइड ग्लैंड का रिमूव करते हैं तो कौन सा हार्मोन रिप्लेस हो जाता है? पैराथार्मोन। और पैराथार्मोन का काम होता है कि वो बोन में से कैल्शियम को किस में लाता है? ब्लड के अंदर। अगर बोन में से कैल्शियम ब्लड में नहीं आएगा तो ब्लड में कैल्शियम की कमी होती है, उसको हाइपोकैल्सीमिया कहते हैं और उससे टिटनी हो सकता है। पर क्वेश्चन ने ये नहीं पूछा है, क्वेश्चन ने ये पूछा है कि बार बार बुलवा के आप क्या देख रहे हो, तो बुलवा के कैल्शियम थोड़ी पता चलेगा, टिटनी थोड़ी पता चलेगी। बुलवा के तो आप लेरिंजियल नर्व के डैमेज का ही पता कर सकते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर ए बनेगा। अगर कंसेप्ट में कहीं ना कहीं खोट है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, प्रेस द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड अप्रोच करिए नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट की ऑफलाइन क्लासेस के अंदर, जहां पे हर रोज कंसेप्ट को बनाया जाता है थ्योरेटिकल लेक्चर के साथ में विद एमसीक्यू सॉल्विंग सेशंस। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा इंपॉर्टेंट चीज है, देख लीजिएगा कि एक नर्स है जो केयर दे रही है क्लाइंट को जिसको कैंसर हुआ है सर्विक्स का, मरीज को केयर दे रही है जिसको कौन सा कैंसर है? सर्विक्स का कैंसर है। कंडीशन समझ में आ गई। फिर है विच क्लिनिकल डाटा वुड द नर्स एक्सपेक्ट टू फाइंड इन द क्लाइंट्स हिस्ट्री। जब आप सर्विक्स का कैंसर असेस कर रहे हो तो क्या क्लिनिकल डाटा आप एक्सपेक्ट करते हो कि वहां पे मरीज में फाइंड आउट होएगा, देखने को मिलेगा? उसकी हिस्ट्री को जब हम देखते हैं तो क्या क्लिनिकल डाटा वहां पे मरीज में देखने को मिलेगा उस मरीज में जिसमें सर्विक्स का कैंसर हुआ है? फर्स्ट है पोस्ट कोइटल वेजाइनल ब्लीडिंग, सेकंड है नोजिया एंड वॉमिटिंग, थर्ड है फाउल स्मेलिंग वेजाइनल डिस्चार्ज और फोर्थ है हाइपरथर्मिया। 4 ऑप्शन यहां पे लिखे हुए हैं। कौन सा डाटा बताएगा कि मरीज को सर्विक्स का कैंसर हुआ है? एक्सपेक्टेड फाइंडिंग क्या रहेगी उसकी हिस्ट्री के अंदर? जवाब लिखिएगा सर। बहुत बढ़िया। कैंसर का एकमात्र साइन है एन अनयूजुअल ब्लीडिंग, है ना। कैंसर जो है उसमें क्वेश्चन साइन चलता है कि नहीं, CAUTION, ये क्वेश्चन साइन है कि नहीं है? और उसमें C का मतलब तो होता है कि जो है चेंजेज हो जाना बोल और ब्लड हैबिट के अंदर, है ना। और A का मतलब होता है कि एन अनयूजुअल ब्लीडिंग और किसी भी तरीके का डिस्चार्जेज ब्लड वहां पे हो रहा है, दैट इंडिकेट कि वहां पे मरीज को कैंसर है। तो यहाँ पे कैंसर के इंडिकेशन के अंदर वेजाइनल ब्लीडिंग, जो पोस्ट कोइटल वेजाइनल ब्लीडिंग है, ये यूजुअली नहीं होना चाहिए, ये हो रहा है, ये कैंसर का साइन है। A यहाँ पे करेक्ट आंसर है। बी में लिखा नोजिया वॉमिटिंग, ये कैंसर की दवाई जो देते हैं उसका साइड इफेक्ट है, ये कैंसर का साइन नहीं है ना। तीसरा है फाउल स्मेलिंग वेजाइनल डिस्चार्जेज, ये किसी भी तरीके के वेजाइनल इंफेक्शन को इंडिकेट करता है, लाइक ट्राइकोमोनियासिस, वेजाइनाइटिस, इस तरीके के पैरासाइट इंफेक्शन, फंगल इंफेक्शन जब वेजाइना के होते हैं तो फाउल स्मेल के व्हाइट वेजाइनल डिस्चार्जेस देखने को मिलते हैं। तो ये कैंसर को इंडिकेट नहीं करते हैं, ये इन्फेक्शन को इंडिकेट करते हैं। और हाइपरथर्मिया कैंसर को इंडिकेट नहीं करता है। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तीनों ही खोटे जवाब है। आपको सर्वाइकल कैंसर का क्लिनिकल साइन पूछा है और इसका क्लिनिकल साइन होता है कि वहां पे मरीज को पोस्ट कोइटल वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। कुछ लोगों ने सही जवाब देने की कोशिश की है लेकिन कुछ लोग उस अप्रोच को नहीं कर पाए। कैंसर के बारे में डिटेल लेक्चर के लिए कहां पहुंचना है? NNI कहां पहुंचना है? #NNI नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट ऑफलाइन क्लासेस, भगत की कोठी, लहरिया स्वीट होम के सामने। बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट विद हाइपरथायरॉयडिज्म। मरीज को बीमारी कौन सी है? हाइपरथायरॉयडिज्म। क्या बीमारी होती है? T3 और T4 हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है और TSH का लेवल कम हो जाता है। ये थायराइड प्रोफाइल में देखने को मिलता है हाइपरथायरॉयड वाले मरीज के अंदर। विच क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन शुड बी रिपोर्टेड टू द फिजिशियन इमीडिएटली। कौन सा क्लिनिकल साइन हाथों हाथ फिजिशियन को रिपोर्ट करेंगे? जिस मरीज को हाइपरथायरॉयडिज्म हुआ है उसमें कौन सा क्लिनिकल साइन हाथों हाथ आप फिजिशियन को रिपोर्ट करेंगे? फर्स्ट ऑप्शन है यूरिनरी रिटेंशन, सेकंड ऑप्शन है हार्ट फेलियर, थर्ड ऑप्शन है ड्राउजीनेस, फोर्थ ऑप्शन है सेडेशन। 4 ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं। कौन सा क्लिनिकल साइन हाथों हाथ रिपोर्ट करोगे हाइपरथायरॉयडिज्म वाले मरीज के अंदर अकर हुआ है और आप क्लिनिशियन को रिपोर्ट करेंगे? तो हाथों हाथ रिपोर्ट करने वाला वो साइन होता है जो डेंजर है, जो बहुत प्रॉब्लमेटिक साइन होता है। यूरिनरी रिटेंशन, हार्ट फेलियर, ड्राउजीनेस और सेडेशन। 4 ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं। जवाब लिखिएगा। बहुत बढ़िया, क्या बात है भाई। हाइपरथायरॉयडिज्म वो कंडीशन है जहां पे मेटाबॉलिक रेट ज्यादा होती है और ज्यादा मेटाबॉलिज्म चलता है तो बॉडी में हीट का जनरेशन होता है। तो हीट जनरेशन करने वाली प्रॉब्लम है हाइपरथायरॉयडिज्म। अब हाइपरथायरॉयडिज्म वाला मरीज ना तो ड्राउजी होएगा ना सेडेट होएगा, क्योंकि ये सिम्टम हाइपोथायरॉयडिज्म के है। हाइपरथायरॉयडिज्म वाला मरीज जो होता है वो तो ओवर एक्टिव होता है,
रेस्टलेसनेस होता है, एजिटेटेड होता है, क्योंकि उसमें लगातार मेटाबॉलिज्म ज्यादा हो रही है। तो ये ऑप्शन तो यहाँ पे खोटे हो गए। हाइपरथायरॉयडिज्म वाले मरीज में यूरिन रिटेंशन का कोई दूर दूर का नाता नहीं है, तो ए ऑप्शन भी खोटा हो गया। तो ए, सी और डी तीनों ही खोटे हो गए। तो पीछे एक ही ऑप्शन बचा और वो है बी, दैट इज हार्ट फेलियर। हाइपरथायरॉयडिज्म वाले मरीज में जब मेटाबॉलिक एक्टिविटी ज्यादा होती है तो हार्ट पाल्पिटेशन, टेकिकार्डिया रहता है, और जब हार्ट अपनी नॉर्मल स्पीड से तेज चलेगा, टेकिकार्डिक कंडीशन के चलेगा, फास्ट स्पीड से चलेगा तो फेल हो जाएगा। कोई भी आदमी जो फास्ट स्पीड से चला और उसने ध्यान नहीं दिया चीजों का तो वो फेल हो जाएगा। ये तो एक पंपिंग मशीन है जो अपनी नॉर्मल बीट से अगर चले 72 टू 78 तो ये सही रहती है, लेकिन इसकी स्पीड 150 अगर हो जाए तो एक्सीडेंट तो होएगा ना। जब आप तेज गति से चलेंगे तो एक्सीडेंट होएगा। तो हार्ट का एक्सीडेंट क्या है? हार्ट फेलियर। और कब होता है? जब ये स्पीड पकड़ लेता है। और कब स्पीड पड़ता है? जब बॉडी में हाइपरथायरॉयडिज्म होता है। हाइपरथायरॉयडिज्म में टेकिकार्डिया देखने को मिलता है और टेकिकार्डिक कंडीशन में पेशेंट का हार्ट फेलियर होने की पूरी संभावना होती है। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। कुछ लोगों ने इस कंसेप्ट को बिल्कुल सही पकड़ा है, बहुत अच्छे, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा। तो अगर कंसेप्ट बनाने में कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है तो प्ले स्टोर पे जाइए, टाइप करिए नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट। 5 स्टार रेटिंग का इस लोगो के साथ में एक ऐप वहां पे आपको दिखेगा। ये नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट का ऐप है। ऐप को इंस्टॉल कर दीजिए, सेटिंग में जाके ऐप को रेटिंग और रिव्यू दे दीजिए। ये काम तो आपको अभी करना है। ये करने के बाद में इंपॉर्टेंट चीज क्या रहेगी कि ये ऐप जो नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट का ऐप है, यहाँ पे इन फ्यूचर वीडियो लेक्चर्स और टेस्ट सीरीज अवेलेबल होंगे। ये वीडियो लेक्चर और टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री अवेलेबल है नोवल नर्सिंग इंस्टीट्यूट के ऐप के ऊपर। वहां पे जाएं, वीडियो लेक्चर अटेंड करें, टेस्ट सीरीज अटेंड करें, और इन फ्यूचर भी कई सारी चीजें जो कि एग्जाम के रिलेटेड इस ऐप के ऊपर अवेलेबल होने वाली है। तो इस ऐप को इंस्टॉल कर दीजिए और जुड़ जाइए टीम नोवल के संग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। इसके अलावा ऑफलाइन क्लासरूम स्टडी टीम नोवल की स्टार्ट हो चुकी है। कंसेप्ट बनाना हो, स्मार्ट स्टडी करना हो, नॉर्सेट 2021 की शानदार स्टडी, एक कंसेप्चुअल स्टडी, एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी, एग्जाम में सिलेक्ट होने वाली स्टडी आप करना चाहते हो, 6 महीने की ये स्टडी आपकी पूरी जिंदगी को बदल देगा। ये 6 महीने की पढ़ाई आपके जिंदगी के अंदर 4 चांद लगाने वाली बन जाएगी। विश्वास करके एक बार आप टीम नोवल के संग जुड़िए। टीम नोवल आपको वो सब देने की कोशिश करेगी जिसको पाके आप अपना बेहतरीन भविष्य निर्माण कर सकते हो। तो अगर आप करना चाहते हैं अपना भविष्य निर्माण, आप करना चाहते हैं स्मार्ट स्टडी, अगर आप बनाना चाहते हैं अपने कंसेप्ट अपनी जिंदगी के अंदर, तो जुड़ जाइए टीम नोवल के संग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्लेटफॉर्म पे। ऑफलाइन क्लासरूम 2:30 बजे से लगता है लहरिया स्वीट होम के सामने, भगत की कोठी, न्यू पाली रोड, जोधपुर। डॉक्टर एमडी सर के द्वारा संचालित इस इंस्टीट्यूट की क्लासरूम स्टडी भी शुरू हो चुकी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव डालना बिल्कुल नहीं भूलें। और इसके अलावा एक काम करें, भगवान कृष्ण ने कहा था कि सारथी बने स्वार्थी ना बने, तो दिखा दीजिए सारथीपन और कर दिखाइए ऐसा कि दुनिया करना चाहिए आपके जैसा। अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हैं, अच्छा पढ़ रहे हैं, अच्छा सुन रहे हैं, अच्छा समझ रहे हैं, तो आप एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे हैं। मिलते हैं दोबारा एक नए एमसीक्यू सेशन के साथ में, कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ ट्रिकी, कुछ कंसेप्चुअल एमसीक्यू। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।